हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी एफएसएसएआई के रोल, फंक्शंस और इनिशिएटिव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो बचे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। मोस्टली इनिशिएटिव्स इसी वीडियो में हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं हम ये पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो चलते हैं। ये हमने पहले बताया था कि इस पोस्ट के इतने एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल किया हुआ है और इतने क्वेश्चंस हैं, सब दे रखे हैं। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएटिव से। तो एफएसएसएआई ने कानून तो बना दिए, उनको लागू करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिए, बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर दी, बट उसके साथ साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी शुरू करने पड़ते हैं जिससे जो भी इनके काम है, जो भी इनके उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें। तो इन्होंने जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सप्लाई साइड वाले इनिशिएटिव है, कुछ डिमांड साइड वाले, कुछ सस्टेनेबिलिटी वाले। सप्लाई साइड का क्या मतलब है? जो भी फूड बनाता है, बेचता है, वो आ जाएंगे सप्लाई में, जो सप्लाई कर रहे हैं। दुकानदार है, कोई कंपनी है। डिमांड में जो उसको यूज़ कर रहा है, जो उसको खा पी रहे हैं, जैसे कंज्यूमर है, कस्टमर है, जैसे हम हैं, जो भी हम खाने का सामान लेके आते हैं दुकान से, वो डिमांड साइड वाले हो गए, जो डिमांड कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी है, ये जनरल सेंस में है, सभी के लिए। नेक्स्ट, इस वीडियो में हमने जो भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स बता रखे हैं, हमने आगे भी इनके बारे में विस्तार से बताया है ताकि आपको समझ आ जाए उनमें जो जो इंपॉर्टेंट हैं वो। सबसे पहला सप्लाई साइड से शुरू करते हैं। इन्होंने एक हमारी क्या नाम है, इनिशिएटिव लॉन्च किया था, फोस्टेक। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ये मैंने येलो कलर से फिट भी किया है। फोस्टेक, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। नाम से पता लग रहा है कि इन्होंने एक सर्टिफिकेट लॉन्च किया था कि पहले ये ट्रेनिंग देंगे, फिर उसको सर्टिफिकेट देंगे बंदे को, और उसको बताएंगे कि खाने को कैसे आप रख सकते हैं, कैसे किसी के सामने उनको दे सकते हैं, स्टोर कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या नाम है, अगर किसी को कहीं पे जॉब करनी है किसी रेस्टोरेंट पे, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत जगह पे एफएसआई ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि आप पहले ये सर्टिफिकेट लीजिए, बाद में आपको इस टाइप की जॉब मिलेगी। तो ये इसके फुल फॉर्म याद कर लेना, नाम से आपको पता लग ही गया। एक है क्लीन स्ट्रीट फूड हब। हम नॉर्मली स्ट्रीट्स में, गलियों में देखते हैं, मोहल्ले की जो गलियां होती हैं, शहर में भी कई बार ऐसे सड़कों के किनारे जो ये खाना बेचते हैं, बहुत अच्छी इनकी हाइजीनिक कंडीशन नहीं होती, ये साफ़ सुथरा नहीं रखते। तो उसके लिए इन्होंने चलाया था क्लीन स्ट्रीट फूड हब। ये भी नाम से दिख रहा है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड यहाँ पे जो दुकानें हैं, इन पे जो ये ढाबे टाइप के हैं, तो क्या नाम है, कोई रेडी लगा के खड़ा है, तो उनके लिए ये शुरू किया गया था ताकि वहाँ पे जाके सिखाएं और उनको अपना बताएं कि आपको ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो कम से कम मेंटेन करने ही हैं। एक चलाया था भोग इनिशिएटिव था, BHOG, भोग नाम से आपको समझ आ गया होगा, भोग भगवान का जो प्रसाद होता है, भोग लगाना। तो ये मंदिरों के लिए शुरू किया गया था, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। इसके फुल फॉर्म सबकी याद कर लेना। तो जो मंदिरों के लिए कैसे शुरू किया था, मतलब जो मंदिर में प्रसाद देते हैं, तो एफएससीआई ने बोला कि हम अब हर मंदिर को सर्टिफिकेट देंगे, ये टैग देंगे, भोग का सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ आपका जो प्रसाद है वो हानिकारक नहीं है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, कि आपका जो प्रसाद है वो अच्छा है, शुद्ध है। तो ये उनके लिए शुरू किया था। तो मंदिर के लिए भी मैंडेटरी हो गया था कि उनको ये भोग सर्टिफिकेशन लेना है, इस स्कीम के तहत एफएसआई से सर्टिफिकेशन लेना है। अब डिमांड साइड, कंज्यूमर के हिसाब से, अब लोगों को इसमें मोस्टली यही है कि लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप जो खाना खाते हो, जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो ध्यान से उसका यूज़ करो, ख़राब खाना मत खाओ। ईट राइट कैंपस और एक था ईट राइट स्कूल, ये भी नाम से पता लग रहा है। इसमें क्या किया, लोगों को जगह जगह जाके क्या नाम है बताया खाने के बारे में, इनके वॉलंटियर्स ने, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, इवन जेल्स में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके, कि ये खाना ठीक है आपके लिए, ये खाना ठीक नहीं है। आपको कोई खाना, कभी कुछ खाना, कोई प्रोडक्ट, तो उसके में आप ये देख के खाओ कि उसमें ये कितनी मात्रा में है, ये आइटम कितनी मात्रा में नहीं है। तो इसकी फ़ोटो भी लगाई है मैंने। एक था ईट राइट टूल किट, ये चलाया था हेल्थ वर्कर्स के थ्रू, कि हेल्थ वर्कर्स है, इनकी रीच होती है गाँव में, छोटे से छोटी जगह पे, कि ये लोगों को मोटिवेट करें कि आप खाने में ये ध्यान रखें, खाना खाने से पहले जो भी फूड आइटम्स खाते हैं, दुकान से कोई परचेज करके लेते हैं। तो एक था फूड फोर्टिफिकेशन, इसका याद कर लेना, फूड फोर्टिफिकेशन का, कि इसका काम था खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू पे ध्यान देना, कि खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। फोर्टिफिकेशन, फोर्ट आपको पता है, किले को बोल देते हैं, सुरक्षा, खाने की सुरक्षा। आगे सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक भारत, ये जरूर याद कर लेना, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। एक जैविक भारत स्कीम लॉन्च की थी, उसमें था कि ऑर्गेनिक फूड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। ऑर्गेनिक फूड पता होगा आप सबको, जैविक जो फूड होता है उसमें केमिकल्स का बहुत कम यूज़ होता है।
नाम मात्र यूज़ होता है। तो जैविक भारत इसलिए चला गया था। जैविक, ऑर्गेनिक की हिंदी भी जैविक ही है, जैविक। एक था सेव फूड शेयर फूड, ताकि खाना वेस्ट ना हो। खाना अगर कोई वेस्ट हो रहा है तो उसको आप यूज़ कर लो, किसी गरीब को दे दो। आपने जोमेटो पे या फिर स्विगी पे भी देखा होगा, वहाँ पे भी इनिशिएटिव्स आए रहते हैं कि आपका खाना अगर बच जाए तो आप वेस्ट मत कीजिए, आप जिसको नीड है उन तक पहुँचा दीजिए। ये बहुत सारी एनजीओ भी इसके लिए काम करते हैं। आपके घर से ही खाना लेके जाते हैं जो आपका है और वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये आपको नाम से याद हो जाएगा ये तो, कि नाम से इसका क्या काम है। एक था रूको, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना पक्का। फुल फॉर्म से आपको मतलब समझ आ ही जाएगा इसका। रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, कि जो कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं घरों में, तो आपको उसका जो रीयूज्ड है, जो एक बार यूज़ हो गया, उसका बार बार कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे बहुत बार ऐसे रेस्टोरेंट्स में या ढाबों पे आपने देखा होगा कि जैसे एक ही तेल को बार बार यूज़ कर रहे हैं, यानी तेल को, यानी उस सेंस में कि जैसे कि कोई क्या नाम है भटूरे बना रहा है तो उसी तेल में भटूरे बनाए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, फिर वो शाम को ठंडा हो गया, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर अगर वो बचा हुआ है तो उसी को फिर दोबारा यूज़ करे जा रहे हैं। तो ये स्कीम उनके लिए थी कि आप ऑयल, कुकिंग ऑयल रीयूज कितनी बार कर सकते हो। रूको, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। एक है ईट राइट इंडिया, एक ये स्कीम चलाई थी ईट राइट इंडिया, पहली स्लाइड्स में भी आया था इसका नाम। ये 2018 में चलाई गई थी, इसका ये याद कर लेना, 2018 में चलाई गई थी। इसका काम था कि जो बाकी के सारे जितने भी हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन इनिशिएटिव्स का ध्यान रखना कि हाँ वो सब अपने टाइम पे कंप्लीट हो, उनका जो भी उद्देश्य है वो टाइम पे कंप्लीट हो। ईट राइट इंडिया 2018 में आई थी ये, ईट राइट इंडिया। अच्छा, अब इससे रिलेटेड 3 दिन हैं, डेज, जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे एक होता है वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे, ये होता है 3 जुलाई को, वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे, कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करो। आपको पता ही है कि प्लास्टिक जो डिग्रेडेबल है वो बहुत मुश्किल से होता है, ये नष्ट नहीं होता इजीली। आप इसको फेंक दो, पानी में डाल दो, कुछ भी कर लो, जलाओगे तो वैसे पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये इतनी जल्दी वेस्ट नहीं होता, इसलिए हम बैन लगाती है गवर्नमेंट। पता होगा आपको, प्लास्टिक को क्या नाम है डिग्रेडेबल होने में 20 साल से लेके 500 साल तक भी लग जाते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसी भी होती है जिसको 500 साल तक भी वो वैसी की वैसी रहती है, फिर जाके वो डिग्रेडेबल होती है। तो इसका 3 जुलाई याद कर लेना, 3 जुलाई प्लास्टिक बैग फ्री डे है। एक फूड प्रोसेसिंग वीक शुरू किया गया था लोगों को जागरूक करने के लिए फूड के बारे में, ये था 6 से 12 सितंबर, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। 6 से 12 सितंबर, वीक, कंप्लीट वीक, 7 दिन, 6 से 12। और एक वर्ल्ड फूड डे, ये तो बहुत फेमस है, सभी एग्जाम्स में आता है, एसएससी वगैरह में वैसे भी, ये तो आपको याद करना ही करना है। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, फोटो भी लगाई है मैंने वर्ल्ड फूड डे की। अब अभी हमने पहले स्टैंडर्ड के बारे में बात किया था, वो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था जब हमने पिछली वीडियो में बात की थी, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल और एक कंपनी था। तो ये मेन है जो पेपर में आ सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन वाइज, कि सब स्टैंडर्ड के नाम दे रखे हैं। तो ये होते क्या हैं, एक आईएसओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पे एस पहले होता है, ओ बाद में, लेकिन जब इसको फुल फॉर्म करते हैं तो ओ पहले आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का काम क्या है कि पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, इसका काम है कि हर चीज़ के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए, हर सर्विस के लिए, वो खाने की हो या वैसे हो, कोई कार हो, कोई बाइक हो, कि आपको ये स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना ही है। जैसे कोई बाइक बना रहा है कोई कंपनी, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना देंगे, आपको कम से कम ये इतना इंजन रखना ही है, कम से कम इतनी सेफ्टी होनी ही चाहिए कार में। तो ऐसे हर चीज़ के लिए, जैसे गोल्ड होता है, सोना होता है, तो गोल्ड के लिए भी इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है कि आपको क्या नाम है इस क्वालिटी का ही आपको सेल करना है, इससे ख़राब क्वालिटी में नहीं जाना। तो इसका काम है हर एक के लिए स्टैंडर्ड बनाना। तो जैसे इसने हर प्रोडक्ट के लिए, हर सर्विस के लिए स्टैंडर्ड बनाए हैं, तो हर एक को नाम दिया होगा, कुछ नाम का मतलब नंबरिंग की होगी, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, आप ऐसे इसको याद करके चल लो। तो ऐसे ही ये 5 आपको याद करने हैं जो रिलेटेड हैं हमारे एफएसएसएआई के से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है जो। तो इन 5 को हम पहले ऐसे पढ़ लेते हैं कि जो 9000 वाला, ISO 9000 वाला, ये क्वालिटी से रिलेटेड है। 9001 वाला, 27001 वाला है, ये है IT से रिलेटेड। 14001 वाला एनवायरनमेंट से रिलेटेड। 19011 वाला ऑडिटिंग से रिलेटेड। और 22000 वाला फूड सेफ्टी से रिलेटेड। अब इसको याद कैसे करना है, 9000 और 27000 को एक साथ, इसकी ट्रिक है, बहुत अच्छी नहीं है बट आपको याद करनी है तो कर लेना। जैसे 9000 और 27000 का कैसे याद कर लेना कि हमने एक 9000 का फ़ोन लिया और एक हमने लिया 27000 वाला फ़ोन, एक लगा देना लास्ट में, समझ लेना कि जो 9000 वाला फ़ोन लिया था वो उसकी तो क्वालिटी ठीक थी, बट जो 27000 वाला फ़ोन लिया उसमें हमने देखा कि उसमें तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो ऐसे याद कर लेना, महंगा फ़ोन था, 27000 वाला एप्पल का था, 9000 का कोई सैमसंग वैमसंग का था। तो ऐसे याद कर लेना 9000 27000।
14,000 को कैसे याद करोगे? आप सबको पता है कि 14 साल से जो छोटे वाले बच्चे होते हैं वो कहीं काम नहीं कर सकते। बैन होता है कि 14 साल से कम वाले को कहीं पे काम पे नहीं लगाना, किसी फैक्ट्री में। तो क्यों नहीं लगाना? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब होता है, बच्चों की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको 14 से याद कर लेना, 14 एनवायरनमेंट से याद कर लेना। अब 19 को कैसे याद करोगे? 19,011 को, लास्ट में तो 1 11 है, ये सबके एक 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 तो है ही है। 19,000 को कैसे याद करोगे? कोई मान के चलो कोई 19 साल का लड़का है, वो ऑडिटर लग गया कहीं पे, एसएससी पास करके ऑडिटर लग गया, तो ऐसे याद कर लेना। जैसे आपको खुद डायरेक्ट याद होता है तो डायरेक्ट कर लेना, ट्रिक अच्छी लगे तो कर लेना। और 22 को कैसे याद करोगे? 22,000 वाला 22 में याद कर लेना। कोई मेरा भाई है, वो क्या नाम है, फूड सेफ्टी बड़ा ध्यान रखता है, खाने का बड़ा ध्यान रखता है, फूड की सेफ्टी रखता है। तो आपको 5 याद करने हैं, 2 तो इकट्ठे, 9,000 वाला और क्या नाम है 27,000 वाला। कि 9,000 वाले फ़ोन में क्वालिटी थी और जो 27,000 वाला फ़ोन था वो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी उसमें। और 14 वाला हमने कैसे याद किया था? 14 वाला किया था बच्चे से याद किया था कि जो बच्चा है वो एनवायरनमेंट में काम करेगा तो ख़राब हो जाएगा उसकी हेल्थ। और 19 वाला कि 19 साल का लड़का था ऑडिटर लग गया। और जिस क्या नाम है 22 साल वाला था जो मेरा भाई है वो फूड सेफ्टी का ध्यान रखता है। तो 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, डायरेक्ट रट्टा मारोगे उससे तो आसान लग रहा है मुझे ट्रिक बना के आपको समझाना, और आपको भी याद हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं कुछ जो आ सकते हैं। ये है, चाय हम सब पीते हैं डेली, तो नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया टी है, सबको पता ही होगा, नहीं पता तो याद कर लेना, कोई मैंगो जूस ना लगा दे। नेक्स्ट ADI, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, जो हम डेली खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को कितना उसमें हमें खाना खाना चाहिए। जैसे कैलोरीज होते हैं ना कि 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, बट उसमें भी कितने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, कितने प्रोटीन होने चाहिए। तो डेली यहाँ पे हर खाने के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट पे ऐसे छपा भी रहता है ये कि इसमें कितना फैट है, कितना क्या है। तो ADI की फुल फॉर्म याद कर लेना, एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्ट होती है, डेली, डेली का इनटेक, जो हम डेली लेते हैं खाना, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, इनटेक यानी जो हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं खाने को। एक है FMCG, ये इसकी फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये कंपनीज को बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी या इंडस्ट्री। ऐसी कंपनियां जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो इंसान के डेली यूज़ के हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं एक बारी में यूज़ करने से ही। जैसे कि कोई बिस्किट के पैकेट हैं, जैम है, देखिए यहाँ पे मैगी है, और नेस्ले कंपनी टॉफ़ियाँ बनाती है, चॉकलेट्स बनाती है, नेस्कैफ़े की कॉफ़ी है। तो इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब के सब इन कंपनीज को बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो उसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, वो याद कर लेना। ये जो कंपनियां ये सोल्ड पैकेज फूड्स बेचती हैं, कंज्यूमेबल्स, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं पैकेज डी होता है। और इन कंपनी को CPG भी बोलते हैं, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, नाम से ही पता लग रहा है, वही चीज़ जो मैंने पहले बताई। पर ऐसे याद कर लेना कि CPG की फुल फॉर्म क्या है और FMCG की फुल फॉर्म क्या है। FMCG को आप अपना कोई ट्रिक बना के याद कर लेना, FM से याद कर लेना। FM गाने सुन रहा था मैं, FM होता था ना पुराने रेडियो, उसमें गाने सुनते सुनते मैंने अपना खाना खा लिया, कुछ ऐसे जो भी आपको याद रहे। WTO, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में जो भी व्यापार होता है, जो भी ट्रेड होता है, उसको कंट्रोल या रेगुलेट करता है WTO। दो देशों के बीच में कहीं पे भी, तो WTO उसको रेगुलेट करता है, उससे रिलेटेड कानून बनाता है। तो जैसे हमारे देश में FSSAI के स्टैंडर्ड हैं खाने को लेके, तो WTO के खुद के स्टैंडर्ड का नाम है कोडेक्स। ये सही है और ये गलत है इस क्वेश्चन के लिए कि जो WTO है वो किसको रेगुलेट करता है? कोडेक्स को। कोडेक्स इनके स्टैंडर्ड का नाम है। कोडेक्स, कोड से याद कर लेना, इनके कोड हैं अपने। तो ये कोडेक्स वर्ड आ सकता है, आप इसको रट्टा मार लेना, कोडेक्स। अब है FSSAI की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है इंस्पायरिंग ट्रस्ट, एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। इंस्पायरिंग ट्रस्ट, विश्वास बनाना, और सेफ और न्यूट्रिशियस फूड। तो आपको मीनिंग समझ आ ही गया होगा इसका। एक इनिशिएटिव था डाइट फॉर लाइफ, ये FSSAI ने यूज़ किया था। डाइट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए डाइट। ये किसके लिए यूज़ किया था, यानी किस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, किस टाइप की बीमारी को ख़त्म करने के लिए? ये IEM, इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। कुछ बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें देखा गया कि जन्मजात ही बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। और उसका कई बार कारण होता है कि जब वो अपनी मदर के पेट में होते हैं तब उनको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाता, जो उनको खाना साइंटिफिकली चाहिए, साइंटिफिक के हिसाब से जो उनको खाना मिलना चाहिए, जो पदार्थ मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल पाते। तो कई बार ऐसे बच्चों में हम देखते हैं कि बचपन से ही बीमारियां हो जाती हैं। तो उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए एक स्कीम चलाई थी, डाइट फॉर लाइफ। आपको ये याद रखनी है कि डाइट फॉर लाइफ है जो FSSAI ने चलाई थी, और किसको ख़त्म करने के लिए? IEM की फुल फॉर्म दे रखी है, इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको पता है खाने से रिलेटेड होता है, इनबोर्न जन्मजात, एरर्स गड़बड़ हो गई। तो माँ बाप को, पेरेंट्स को इसके अंदर हेल्प बताना कि हाँ आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से अपने बच्चे को बचा सकते हैं।
ताकि उनके बच्चे स्वस्थ रहें। और एक डार्ट बुक है। डार्ट बुक ये कोई बुक नहीं है, ये टेस्ट्स की एक सीरीज है, डार्ट DART। इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं पहले। डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट। डिटेक्ट पता करना, खोज करना। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन होती है मिलावट, कोई मिलावट कर रखी है तो, कोई चीज़ खराब है तो। रैपिड टेस्ट यानी तुरंत टेस्ट करके। यानी ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं, हमें कुछ ऐसे टेस्ट इसमें बताए गए हैं इस बुक के थ्रू कि इसमें सीरीज है टेस्ट की, लाइन में लिख रखे हैं कि आप इस टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि ये खाना खराब है या सही है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे एक फोटो में भी इन्होंने दे रखा है कि ऐसे कपड़े से एक थोड़ा इसका वाटरमेलन है, तो इसका चेक किया, उस पर देखा हमने कि हाँ कितना रेडिश है, अगर इतना रेडिश है ये कलर तो ये ख़राब हो चुका है, इतना रेडिश नहीं है तो ये सही है। ऐसे बहुत सारे इसमें टेस्ट हैं जो खाने को पता कर सकते हैं कि खाना साफ़ है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमें देखने में वो सही लगता है खाना, उसमें स्मेल भी नहीं होती, तो भी उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो खाना ठीक नहीं होता। वो साइंटिफिकली आप टेस्ट से पता कर सकते हो। और ऐसा ही एक सेम टू सेम इसी उस पे है एक HACCP। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। हैजार्ड एनालिसिस, हैजार्ड जोखिम, उसका एनालाइज करना। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये भी ऐसे ही है कि कोई खाना वो को पता करने का एक मेथड है। ये भी कोई खाना है तो वो कितना रिस्की है, तो ये भी उस तरीके का ही एक मेथड है, तरीका है। और ये इसकी फ़ोटो लगा रखी है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, नाम याद करना पड़ेगा कि इसकी फुल फॉर्म ये है, बस आपको ये याद करना है, जो FSSAI से रिलेटेड है किसी ना किसी चीज़ में। वो सब फूड से रिलेटेड ही होंगे ऑटोमेटिकली। तो एक है एपेडा, एक है एमपेडा। पेडा से याद कर लेना, खाने वाला पेड़ा होता है ना, एपेडा एमपेडा। एपेडा है एग्रीकल्चर वाला, फुल फॉर्म आप याद कर ही लोगे, यहाँ पे लिखी हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमपेडा ये मैरीन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है इसमें। एपेडा में, एमपेडा में मैरीन प्रोडक्ट्स, जो समुद्री प्रोडक्ट्स होते हैं, जो समुद्र से हमें मिलते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर तो फिर ऑब्वियस है ऐसे स्टेट में होगा जो समुद्र के पास टच है। ये केरला में, केरला के कोच्चि में। फुल फॉर्म आप याद कर ही लोगे। एमपेडा मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। लास्ट में वही है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो फिशिज से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे वो बनाएंगे। ये हैदराबाद में है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, तो उससे याद कर लेना। फिशेस को याद कर लेना कि जो क्या नाम है फिशेस हैं, वो हैदराबाद के लोग बहुत ज़्यादा फिश खाते हैं। हैदराबादी बिरयानी सुना होगा, तो उससे ऐसे याद कर लेना, कनेक्ट कर लेना। नॉर्मली बिरयानी में चिकन बिरयानी होती है, तो फिशेस को चिकन से अटैच कर देना, जैसे भी आपको याद रहे। तो इनका काम है अपने स्पेसिफिक, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इनको स्पेसिफिक काम दिया गया इनको वो काम करना है। तो एक EIC है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश से बाहर जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई भी आइटम है, उसका उससे रिलेटेड जो रूल्स बनाएंगी, उसकी चेकिंग करेगी, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, EIC। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। एक है ASCI, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट आती हैं हमारे चैनल्स पे आपने देखी होंगी, तो उन सबको कंट्रोल करेगी, उनसे रिलेटेड रूल्स बनाएगी ASCI। नेक्स्ट है इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। पल्स पता है, पल्स होती हैं दालें, तो आप दाल को कानपुर से याद कर लेना, कैसे भी करके कान में दाल गिर गई, ऐसे कुछ भी ट्रिक बना देना वियर्ड सी, जैसे आपको याद रहता है। तो आप ये याद कर लेना कि ये कानपुर में है। ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको लग रहा है कि फ़ोटोज़ के साथ आपको थोड़ा अच्छा लगा, ट्रिक के साथ थोड़ा अच्छा लगा, तो उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच अगेन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।